हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी लैंड सेटलमेंट से क्वेश्चन आए हैं वो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं और काफ़ी बेस भी तैयार कर लिया है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं आगे के। यहाँ पे आपको बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेतवारी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे निम्नलिखित में से कौन कौन से लोग रेतवारी सिस्टम से जुड़े हुए थे। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि एसोसिएटेड वर्ड यूज़ हुआ है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, सबसे पहला जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो रेतवारी सिस्टम की बात की जा रही है। यहाँ से आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा जो कि होगा 1 1 1 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी 2 और 3। अब आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। नाउ ये देखिए, हमने बात भी की थी इस पे बहुत बार कि जमींदारी सिस्टम जो है 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दो नाम आपको मैंने याद रखने के लिए कहे थे और ये ईस्टर्न इंडिया में मेनली लगाया गया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं रैयतवारी सिस्टम की, तो रैयतवारी सिस्टम की सबसे खास बात आपको ये याद रखनी है कि ये मद्रास वाले रीजन में यानी सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और असम, कहीं पर भी बंगाल की बात नहीं आएगी क्योंकि ये रैयतवारी सिस्टम है। रैयतवारी सिस्टम की सबसे खास बात ही ये थी कि इसके अंदर इंटरमीडियरीज को समाप्त कर दिया गया था, यानी जमींदार को समाप्त कर दिया गया था। डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच जो सेटलमेंट है, लैंड सेटलमेंट, वो होता था। वो टैक्स सिस्टम डायरेक्टली किसानों और किनके बीच चलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब इसके पायोनियर कौन थे ये आपको याद रखना है क्योंकि टॉमस मुनरो तो बहुत लोग याद रखते हैं बट अलेक्जेंडर रीड भी कई बार पूछा गया, तो आप दोनों ही नाम याद रखिए, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। और जब हम लोग बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम की, तो ये काफ़ी बाद में आया 1829 में और बहुत ही कम एरिया में लगाया गया था। इसके पायोनियर का नाम भी आपको याद रखना है, कौन थे? होल्ट मैकेंजी। और रीज़न थोड़ा ध्यान रख लीजिए, गेंजेटिक वैली की बात की जाती है। ना वापस से क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो रैयतवारी सिस्टम से ना जुड़े होकर जमींदारी सिस्टम से जुड़े थे और दो नाम जो जुड़े हुए थे रैयतवारी सिस्टम के साथ, उनका नाम है अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो आंसर क्या बना? फिर आंसर बन गया ऑप्शन सी 2 और 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू द रैयतवारी सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, रैयतवारी सिस्टम के बारे में आपसे कहा गया है जो रेंट है वो डायरेक्टली पेड किया जाएगा पीजेंट गवर्नमेंट के बीच, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट पट्टा इशू करेगी रैयत के लिए, बिल्कुल सही है। लैंड सर्वे किया जाएगा और एसेस किया जाएगा, तीनों ही बातें सही है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया बट मैंने इसे दोबारा लिया है ताकि रिवीजन भी साथ के साथ करवाता चलूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया इमीडिएट कॉज क्या था डेक्कन रायट्स का। तो इसके बाद का टॉपिक डेक्कन रायट्स ही है बट मैं चाहूँगा कि आप इन दो क्वेश्चंस को आंसर करें। पहला पूछा गया था महलवाड़ी सिस्टम किससे संबंधित है? एजुकेशन से, लैंड रेवेन्यू से, कम्युनिटी सिस्टम से या ट्रेड से? अगर आप मेरे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर दोनों देखे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन अमोंग द फॉलोइंग रिलेट्स टू अ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी स्टार्ट की गई? तो देखिए, जब भी बात आती है ना लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की, तो आपको जो 3 नाम याद रखने हैं बस वही आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे सबसे पहला कौन सा था? जमींदारी सिस्टम, दूसरा रैयतवाड़ी, तीसरा महलवाड़ी। तो महलवाड़ी यहाँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी ही बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस का पूछा हुआ है। पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी एक्सपेरिमेंट किनके द्वारा स्टार्ट किया गया। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम का जब आप नाम सुनते हैं तो टॉमस मुनरो का नाम सबसे पहले आता है बट यहाँ पे तो मुनरो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी इसका आंसर फिर क्या बना? अलेक्जेंडर रीड। इनफैक्ट क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर रीड को ये काम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि आप साउथ इंडिया जाइए और सर्वे करिए कि लैंड किस तरह से, जब उन्होंने साउथ इंडिया के किंगडम्स को जीता उसके बाद ये काम सौंपा गया ताकि वो आसानी से लैंड रेवेन्यू को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो अलेक्जेंडर रीड फिर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया कि रैयतवारी सेटलमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोला गया कि सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में रैयतवारी सिस्टम एडॉप्ट किया गया, बिल्कुल सही बात है। रैयतवारी सिस्टम ही सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के लिए था।
और जमींदारी ईस्टर्न इंडिया के लिए। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। दूसरा बोला गया रैयतवारी वाज इन प्रिंसिपल वाज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द रैयत एंड द स्टेट। बिल्कुल सही है। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जमींदार पैसे कलेक्ट करते थे किसानों से, बट यहाँ पे क्या होता है रैयतवारी सिस्टम में डायरेक्टली रैयत का मतलब किसान होता है। लास्ट के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में इस पर बात की है कि किसानों और ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों के बीच डायरेक्ट सेटलमेंट होता था रैयतवारी सिस्टम में। और यही रैयतवारी सिस्टम की सबसे खास बात थी कि इंटरमीडियरीज को एलिमिनेट कर दिया गया था। तीसरा बोला गया ये टैक्स कॉन्ट्रैक्ट था 30 ईयर्स के लिए। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी इसके बारे में, फिर से रिवाइज करते हैं इसे। मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में इस पर बात की थी तो बताया था कि रैयतवारी सिस्टम का सबसे बेसिक फीचर ये था कि ये परमानेंट सेटलमेंट यानी ज़मींदारी सिस्टम की तरह एक बार परमानेंट नहीं कर दिया गया था, बल्कि बोला गया था कि टाइम टू टाइम इसे रिवाइज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद और भी बात फिर से देख लेते हैं। इस सिस्टम के अंदर कल्टीवेटर को ओनर नहीं माना गया था। ठीक है। दूसरा ये बोला गया था कि जो रैयतवारी सिस्टम में वो सेटलमेंट होगा डायरेक्टली किसान और किनके बीच होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। आइए एनसीईआरटी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग रैयतवारी सिस्टम के बारे में। देखिए सबसे पहला ये बोला गया कि स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी न्यू रेवेन्यू सिस्टम को। कहने का अर्थ ये है कि ज़मींदारी सिस्टम को ही सदर्न इंडिया में क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया गया। देखिए सबसे पहली रीज़न ये बताई जा रही है कि 1810 के बाद एग्रीकल्चर जो प्राइसेस है, एग्रीकल्चर सामानों की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जिससे क्या हुआ हार्वेस्ट प्रोड्यूस की वैल्यू भी बढ़ गई और इनकम जो है बंगाल ज़मींदार का वो बढ़ गया। चूँकि जो रेवेन्यू डिमांड था वो फिक्स कर दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा, तो कॉलोनियल स्टेट को ये लगा कि अब चूँकि इनकी इनकम तो बढ़ गई है बट हम लोग एक्स्ट्रा इनकम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। अब इनसे तो डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान होना था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अब हम लोग परमानेंट कर दे रहे हैं तो ठीक है, बट जैसे ही 20-30 साल बीते 1800 क्योंकि 1793 के आसपास ये स्टार्ट किया गया, तो 20-30 सालों के बाद इन्होंने ये देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद क्या हो रहा है, हमें नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ों की कीमत तो बढ़ रही है, फायदा भी बढ़ रहा है किसानों का, बट हम जितने रेंट पहले डिमांड कर रहे थे उतना ही रेंट हमें डिमांड करना पड़ रहा है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो फिक्स कर दिया गया था वैल्यू वो फिक्स्ड थी। उसके बाद ये बोला गया था कि और भी ज़्यादा हमें पैसे कमाने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, इसलिए उन्होंने और भी तरीके इसके ईजाद करने शुरू कर दिए। जैसे बोला गया है, अच्छा और भी इसके कारण थे नई सिस्टम के। पहला, व्हेन ऑफिशियल डिवाइस पॉलिसी देयर थिंकिंग इज डीपली शेप्ड बाय इकोनॉमिक थ्योरीज। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। डेविड रिकार्डो का नाम, डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे इंग्लैंड के। इन्होंने ये बताया, ये रिकार्डियन आइडियाज़ को पॉपुलर किया। इनका ये कहना था कि ए लैंड ओनर शुड हैव अ क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट दैट प्रिवेल्ड एट अ गिवन टाइम। कहने का मतलब ये है कि एक ज़मींदार के पास उतना ही क्लेम होता है जितना कि एवरेज रेंट उस टाइम पे प्रिवेल हो रहा है। बेसिकली ये ज़मींदारों की जो फ़ायदे की सिस्टम है उस पर ये बता रहे थे। व्हेन द लैंड यील्डेड मोर देन दिस एवरेज रेंट द लैंड ओनर हैड अ सरप्लस दैट द स्टेट नीडेड टू टैक्स। कहने का अर्थ ये है कि जब ज़मींदार का फ़ायदा बढ़ जाता है, जब लैंड जो है ज़्यादा यील्ड कर देती है एवरेज रेंट के मुकाबले, तो लैंड ओनर के पास सरप्लस पैसे आ जाते हैं, जिससे स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से है, उसे टैक्स कर लेना चाहिए। अगर टैक्स नहीं लगाया गया तो क्या होगा, कल्टिवेटर्स वर लाइकली टू टर्न इनटू रेंटियर्स एंड देयर सरप्लस इनकम वाज लाइकली टू बी प्रोडक्टिवली इन्वेस्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। अगर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो जो कल्टिवेटर हैं, जो किसान हैं, ज़मींदार की बात नहीं की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है, वो टर्न कर जाएंगे रेंटियर्स के रूप में और उनका जो सरप्लस इनकम है वो लैंड की इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये है रिकार्डियन आइडियाज़। अब बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल को ये लगने लगा कि जो बंगाल का इतिहास है उसने रिकार्डोज को जो थ्योरी है उस पर काम किया है, वो उसे कंफर्म कर लिया है। देयर द जमींदार सीम टू हैव टर्न इनटू रेंटियर्स, यानी कि जो जमींदार है वो अब रेंटियर्स के रूप में टर्न होने लगे हैं, जिससे लीजिंग आउट लैंड एंड लिविंग ऑन द रेंटल इनकम्स। बेसिकली यही बोला गया था रिकार्डो के द्वारा कि जो जमींदार हैं अगर वो एक्स्ट्रा सरप्लस इनकम करने लगे तो इससे क्या होगा, वो खुद रेंटियर बनने लगेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो पैसे खुद के पास रखने लगेंगे, क्योंकि वो तो उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती जा रही है। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर चीज़ें फिक्स कर दी गई थी कि जितने भी पैसे कमाए जा रहे हैं उसका 10/11 हिस्सा जो है वो आप जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर देंगे। ये किससे बोला गया, जमींदारों को। अब हुआ क्या, जब इनकी फ़ायदे इनके बढ़ने लगे तो बोला गया कि रिकार्डो के द्वारा कि जो एक्स्ट्रा इनकम है वो ये खुद रखेंगे और आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे और बाकी के जो रेंट है वो खुद से किसानों से लेने लगेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी तक फ़ायदा नहीं पहुँचेगा।
सो अब हमारा निकल करके आया सदर्न इंडिया में, इसलिए रैयतवारी सिस्टम। बंगाल सिस्टम के विपरीत, बंगाल सिस्टम का मतलब परमानेंट सेटलमेंट है यहाँ पे। बंगाल सिस्टम के विपरीत क्या हुआ, जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली सेटल किया गया रेओट के द्वारा, यानी किसानों के द्वारा, किसानों के साथ। रैयतवारी सिस्टम की सबसे खास बात यह थी कि जो एवरेज इनकम होता था डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल का, उसे एस्टिमेट कर लिया जाता था। यानी विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, मिट्टियां हैं, उन सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता था और उसके बेसिस पे रेंट डिमांड किया जाता था। रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रेट वाज एसेस्ड एंड अ प्रोपोर्शन ऑफ इट फिक्स्ड एज द शेयर ऑफ स्टेट। यानी सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता था कि जो रेवत हैं, किसान हैं, उनकी कितनी कमाई हो रही है, उसके बेसिस पे टैक्स लिए जाएंगे। लैंड को रीसर्वे किया जाएगा हर 30 सालों में एंड द रेवेन्यू रेट्स इंक्रीज्ड। हर 30 सालों में जब ये सर्वे होगा उसके बाद रेवेन्यू रेट को बढ़ाया जाएगा। यानी 30 सालों का बेसिस था, काफ़ी लंबा पीरियड होता है ये। 30 सालों के बाद लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। जैसा कि हमने देखा, अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में रैयतवारी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, बिल्कुल सही बात है। रैयतवारी वाज इन प्रिंसिपल वाज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बिल्कुल खास बात तो यही थी कि जो किसानों और स्टेट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच जो है वो सेटलमेंट हुआ। और तीसरी बात यह थी कि टैक्स कॉन्ट्रैक्ट था ये यूजुअली 30 ईयर्स के लिए। यह भी बिल्कुल सही है, हमने देखा ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिक किया गया। उसके बाद बोला गया है इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन एंड द फॉर्मर इलीट द जमींदार्स एंड वीकेंड द पीजेंट्री। क्या इससे जमींदार जो है वो मजबूत हुए? नहीं, जमींदारों के रोल को ही खत्म कर दिया गया और जो पीजेंट्री है, जो किसान है, क्योंकि रेयत के साथ डायरेक्टली सेटलमेंट कर लिया गया, तो अब जो फायदा है वो रेयत को हुआ। जमींदारी सिस्टम में जमींदार सारा फायदा ले जा रहे थे और लेकिन रैयतवारी सिस्टम में जस्ट इसका उल्टा हुआ। तो ये सबसे खास बात और प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो रैयतवारी सिस्टम की। यहाँ से फिर हमें रॉन्ग पूछा गया था, तो इसका आंसर फिर डी बनता है, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है रैयतवारी सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। सबसे पहला बोला गया इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ थॉमस मुनरो, इट वाज मेंट टू रिड्यूस इंटरमीडियरीज। तीसरा बोला गया है कल्टिवेटिंग पीजेंट वर ग्रेजुअली इम्पोवरिश्ड बाय द सिस्टम। चौथा बोला गया इट वाज इंट्रोड्यूस इन पार्ट्स ऑफ मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। ध्यान से अगर आप सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे तो मिस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ड इन्होंने सही दे रखा है मद्रास और सेकंड में बंगाल प्रेसिडेंसी लिख दिया। देखिए, रैयतवारी सिस्टम कभी भी बंगाल में लागू नहीं किया गया था, सदर्न इंडिया में स्टार्ट किया गया था, जबकि जमींदारी सिस्टम ईस्टर्न इंडिया और बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। अब देखिए, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड मद्रास दे दिया और सेकंड में बंगाल। अब हमारी आदत होती है, हम सोचते हैं अच्छा मद्रास बोल रहे तो बिल्कुल सही होगा, तो ये वाला फिर हो गया गलत, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में रैयतवारी तो लगाया नहीं गया था। तो 4 को एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन से। 4 को अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचेंगे? ए और बी। अब आइए चेक कर लेते हैं क्या सेकंड और थर्ड सही है। देखिए, इंटरमीडियरीज को रिड्यूस करने के लिए ये शुरू किया गया था, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रैयतवारी सिस्टम में सबसे खास बात यही थी कि जो जमींदार है, जो कि इंटरमीडियरीज है, जो पैसे लेकर के किसानों से पैसे लेकर के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं, उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। और जो पीजेंट कल्टीवेट करते हैं वो ग्रेजुअली इम्प्रोवरिश हुए। देखिए, यूँ तो रैयतवारी सिस्टम के काफ़ी फ़ायदे निकल करके आते, बट हुआ क्या, जो रेंट की जो बेसिस है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे किसानों से, ऐसा कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर कम पैसे होते तो फिर किसानों के लिए प्लस पॉइंट होता। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इसका, रेंट हाई होने की वजह से, और किसान दिन प्रतिदिन गरीब होते गए। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हार्श प्रैक्टिसेस भी थे, अगर क्रॉप फेल भी करती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में इस पर डिटेल में बात की कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या जो डिमेरिट्स थी रैयतवारी सिस्टम की, उन पे हमने ये बात की कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान दिन प्रतिदिन और गरीब होते गए, क्योंकि काफ़ी जो टैक्स का जो पैसे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेक्कन राइट कमीशन पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और सेपरेट टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन डेक्कन राइट कमीशन से भी आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।